हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस के बारे में ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी हो सकता है, बीपीटी हो सकता है। तो जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सारे के लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं। उसके अंदर हम डील करेंगे एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी वीडियोज हम एक एक करके लेके आएंगे। तो आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज में, और इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजी के लिए बेसिकली हमारी जो रेफरेंस बुक है वो डॉक्टर ए.के. जैन है। तो ए.के. जैन का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी, उसको हम आज डील करेंगे। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डील करेंगे। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारा ये सीरीज है वो आप मिस ना करें और आपको डे बाय डे लेक्चर मिलता रहे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में आप एंटर करते हैं तो जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम काफ़ी आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बोलना, और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो आपके लिए सब कुछ इतना ज़्यादा टफ होता है कि आप टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो ये सीरीज बना रहे हैं इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक बहुत आसान तरीके से आपको समझाएं। तो आज का जो पहला वीडियो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पीपीटी तैयार कर रखा है आपके लिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये जो पहला स्लाइड आप देख रहे हैं, इस पहले स्लाइड के अंदर जो हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी, तो अभी हम डील करेंगे सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है कि फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी फिजियोलॉजी जो टर्म है, इस फिजियोलॉजी टर्म से आप क्या समझते हैं, इसको हम डील करेंगे। तो बेसिकली फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कार्यकी का मतलब कि कोई भी चीज फंक्शन कैसे करता है। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा बॉडी एज अ होल कैसे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब वो नॉर्मल स्टेट में हो। डिजीज कंडीशन में की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर डिजीज कंडीशन हो जाएगा तब हम उसको पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। बट जो अगर हम बात करें, जैसे मान लें मेरा किडनी है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड फिल्टर करना, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है। तो फिजियोलॉजी क्या करता है, फिजियोलॉजी बेसिकली डील करता है कि बॉडी के जितने भी नॉर्मल फंक्शंस है, जितने भी ऑर्गन है, वो नॉर्मल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में डील करता है। सो आई कैन राइट इट हियर एज अ फिजियोलॉजी डील्स विद द, और यू कैन से फिजियोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी और फंक्शन ऑफ अ ऑर्गन इन नॉर्मल स्टेट। सो आई एम राइटिंग हियर इट एज अ deals with the, it is a discipline, so it is a discipline, it is a discipline that deals with the normal function, with the normal function of body और डिफरेंट ऑर्गन्स। यानी हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है या डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसका नॉर्मल जो फंक्शन है उसके बारे में हम कहाँ डील करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर डील करते हैं। फर्दर हम फिजियोलॉजी को डिफरेंट टाइप में मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना हो तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ बेटर व्यू। तो फिजियोलॉजी को हम सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं मैमेलियन फिजियोलॉजी। क्या डिस्कस कर सकते हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी। तो पहला हमारा है मैमेलियन फिजियोलॉजी। मैमेलियन फिजियोलॉजी क्या करता है, मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक सपोज करें किडनी है, लिवर है, हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, यानी कि
अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बारे में क्या अफेक्ट करता है या एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन पे किस तरीके से मतलब कि डिपेंडेंट है, वो हम डील करते हैं मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर। तो मैमेलियन फिजियोलॉजी इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, यानी जितने भी हमारे बॉडी में, से सपोज कीजिए लिवर है, लिवर और किडनी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, वो हम डील करेंगे मैमेलियन फिजियोलॉजी में। तो फर्स्ट फिजियोलॉजी के जो टाइप हो गया वो क्या हो गया आपका मैमेलियन फिजियोलॉजी। दूसरा हम डिस्कस कर सकते हैं मैमेलियन फिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? क्लिनिकल फिजियोलॉजी का मतलब जैसे हमारे, क्योंकि अभी हमने बात किया कि फिजियोलॉजी के अंदर हम नॉर्मल कंडीशन में स्टडी करते हैं फंक्शंस की, यानी जब हमारा बॉडी हेल्दी है, कोई उसके अंदर डिजीज नहीं है, तब वो ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल फिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर कोई एक ऑर्गन मान लेते हैं डिजीज हो चुका है, जैसे मान लीजिए हार्ट फेलियर की कंडीशन है, हार्ट हमारा फेलियर की कंडीशन में है, हार्ट अटैक के चांसेस है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय भी हमारा हार्ट इन्फेक्टेड है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन इन्फेक्टेड है, तो वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो हमारे जो दूसरे नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उन पर क्या इफेक्ट डालेगा, उनके फंक्शंस में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम डील किस पे करते हैं? क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्या करता है? डील विद द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी ऑर्गन व्हेन अदर ऑर्गन इज डिजीज्ड, ठीक है। व्हेन अदर ऑर्गन इज डिजीज्ड, देन व्हाट अदर बॉडी पार्ट्स इज फंक्शनिंग इज डीलिंग इन फिजिकल क्लिनिकल फिजियोलॉजी। सो ये हो गया क्लिनिकल फिजियोलॉजी। एंड द थर्ड पार्ट इज एप्लाइड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज एप्लाइड फिजियोलॉजी। एप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होता है? जनरली मान लीजिए आप नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी नॉर्मल, लेकिन सडनली क्या होता है, आप कभी रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या सपोज करो आपने माउंटेन क्लाइंबिंग कर दी, या आपका सडनली आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है या उस पर्टिकुलर रीजन का प्रेशर कम है। तो बॉडी, जब आप ऐसे जगह पे आप जाते हैं तो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। जैसे सपोज कि अगर आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लड के ऑक्सीजन की कमी को कोप अप करने के लिए क्या करता है, बॉडी अपने आरबीसी काउंट को इंक्रीज करता है, तो उस समय उसने अपने फंक्शन को बदल दिया। तो अगर आप एक ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहां पर बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट हो रहा है, बॉडी अपने फंक्शंस को चेंज कर रहा है, तो ऐसी चीजें हम कहाँ डील करते हैं? एप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये हमने अभी नॉर्मल समझा फिजियोलॉजी के बारे में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी मेडिकल साइंस या एक ऐसा डिसिप्लिन है, मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे बॉडी एज अ होल या हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ले सकते हैं। इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, मैमेलियन फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जितने भी डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन पढ़ रहे हैं, कि मतलब कि एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। क्लिनिकल फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का कोई एक ऑर्गन डिजीज है, एक ऑर्गन के अंदर बीमारी आ गई है, तो बाकी जो दूसरे ऑर्गन है जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे उनके फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम डील करेंगे क्लिनिकल फिजियोलॉजी में। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होता है? जब अगर सपोज करो आप कुछ ऐसा विगरस वर्क कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और सडनली आपने विगरस एक्सरसाइज कर लिया, तो बॉडी में क्या होता है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो लैक्टेट आपके बॉडी के अंदर पेन कॉज करना स्टार्ट करता है, तो बॉडी का फंक्शन बदल गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहाँ डील करेंगे? अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर। तो अभी हमने फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर की, होप आपको ये यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो उनके कॉन्सेप्ट है उनके भी क्लियर हो सके। अगर कोई डाउट आ रहा है इतने पोर्शन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के करने के 1 घंटे के अंदर मैं आपके जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, हमारे बॉडी कौन से स्टेट पे आता है, यानी किन किन चीजों से मिलके बना है।
तो जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तो आपको पता है कि जो सबसे छोटे पार्ट थे वो क्या है, जब सबसे छोटा यूनिट क्या होता है लाइफ का, सेल होता है। तो सबसे छोटा हमारा लाइफ का क्या है, यूनिट सेल है। जब छोटा यूनिट हमारा सेल है तो अब क्या होगा, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सारे बॉडी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल करता है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन सेल में इवोल्यूशन हुआ, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू में इवोल्यूशन होने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन में इवोल्यूशन होने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यानी जो अगर हम बात करें एज अ ह्यूमन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन है, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। यानी हमारे में सिंपल एक ऑर्गन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट है, पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे मान लो डाइजेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास सिर्फ कोई एक ऑर्गन की कोई स्टमक या इंटेस्टाइन नहीं है, पूरा का पूरा हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम एज अ होल एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। डाइजेशन हो गया, उसके बाद अगर सपोज करें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पीपीटी में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को अगर आप ध्यान दें तो जब ह्यूमंस का फॉर्मेशन, जब अर्थ पे इवोल्यूशन हो रहा था तो शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ कोआ सर्वेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। कोआ सर्वेट से और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने के बाद हमारा क्या है, सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। यानी जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, क्योंकि सेल की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बना, सेल डेवलप होने के बाद बहुत सारे जब सेल आपस में मल्टीपल ग्रुप्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ह्यूमन कहाँ है, हम लोग इस स्टेट पे लाई करते हैं, यानी हमारे अंदर क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे लाई करते हैं। यानी हमारे अंदर पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड सिस्टम होता है। तो अभी हम डील करेंगे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट लेट मी चेंज द स्लाइड फॉर यू, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड स्लाइड में हमने डील किया है सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम को अगर हम देखें तो ये ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है। वैसे बहुत सारे होते हैं बट हम फॉर इंस्टेंस 9 सिस्टम्स यहाँ, जबकि यहाँ पे उससे ज़्यादा मैंने मतलब कि डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है या पीपीटी में आपको दे रखा है। जैसे कि सबसे पहला हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। एज यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, आपको फूड का डाइजेशन करना, यानी फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। मस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट है। मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना। अगर इफ आई एम एबल टू मूव माय हैंड हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्स हम बोलते हैं स्किन वाले सिस्टम को। तो ये जो हमारा पूरा स्किन है बॉडी के ऊपर, ये क्या बनाता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाता है। देन वी हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी पूरा एक इम्यून सिस्टम को बनाने का काम क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। देन वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो बेसिकली कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड और जो उनके हार्मोन्स हैं, उनसे मिलकर जो सिस्टम बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ नर्वस सिस्टम। एज यू नो नर्वस सिस्टम क्या है, वो बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑल इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देन वी हैव स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारा आपको पता है कि स्केलेटन बनाता है, बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। तो बॉडी का जो भी हमारा शेप है वो किसकी वजह से, हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेंशियल होता है बिकॉज टू गिव बर्थ ऑफ न्यू यंग वंस, अपने जनरेशन, अपने रेस को मेंटेन करने के लिए। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि अगर हम रिस्पायर नहीं करेंगे तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, उसका ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो फूड का डिसोसिएशन नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम ऑलरेडी बॉडी के अंदर जितना वेस्ट बनता है, उस जैसे यूरिया हुआ, उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना होता है, तो वो कौन करेगा, यूरिनरी सिस्टम करेगा। देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रग्स हैं या वेस्ट हो गया, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हो गया, उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। सो वी हैव दीज टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो लेट मी चेंज द स्लाइड फॉर यू, देन विल मूव कंटिन्यू।
अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट विद इन 1 आवर मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट अब आते हैं होम्योस्टैटिक रेगुलेशन के बारे में। तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस जैसे मैंने अभी बताया, बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। तो बॉडी के जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या करता है, अपना एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखता है। उसका एक बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए भले ही बाहर कितनी भी टेम्परेचर हो या कितनी भी सर्दी हो, हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, ना ऊपर फ्लक्चुएट होता है, नॉर्मल कंडीशन में। आई एम नॉट सेइंग इन लाइक डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन में वेरी कर सकता है, बट नॉर्मल कंडीशन की बात करें जब आप हेल्दी हैं, बिकॉज फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी कंडीशन में अगर बॉडी के अंदर जो आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, तो बॉडी क्या करता है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, उसको वेरी नहीं करने देता। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। यानी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट इज एबल और इट इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। सो होम्योस्टेसिस इज व्हाट, मेंटेनिंग द कांस्टेंट, let me write for you. So homeostasis is what, yani it is the property of body by which maintaining the constant internal environment. So क्या करता है body, maintaining constant internal environment। तो बॉडी क्या करता है, अपना एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, यानी बॉडी का अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री ही सेट होगा, ठीक है। तो अब होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे हो पाता है, यानी बॉडी कैसे कर पाता है कि अपना टेम्परेचर या अपना जो पीएच है ये कांस्टेंट बना के रखता है। तो बेसिकली अपने आप नहीं होता, बॉडी के अंदर जैसे जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। जैसे सपोज करो किसी एक चीज अचानक से मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरा सिस्टम क्या करेगा, उस पर वर्क करके उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम करेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा उसको कम करेगा। तो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम क्या है, आपस में मिलके काम करते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सके। तो ये जो प्रोसेस है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का या डिफरेंट सिस्टम का आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म क्या है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना ताकि वो अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बना के रख सके, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, ठीक है। यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर हम डील करेंगे, जैसे मान लो तो अब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होंगे अपने आप की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कुछ ऑर्गन अपनी एक्टिविटी को कम करेंगे, कुछ कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए। तो जब हमें ओवरऑल कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए एज अ होल, अगर हम बात करें एज अ होल, जैसे पूरा एक सिस्टम है, एज अ होल हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो जब एज अ होल कांस्टेंट चाहिए तो अगर मान लीजिए अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तो कोई सिस्टम अपने फंक्शन को कम करेगा, कोई अपने आप को एज अ न्यूट्रल ही रखेगा। तो ये सारी चीजें मिलके हमें कांस्टेंट एनवायरनमेंट रखते हैं। तो ऑर्गन क्या करते हैं, अपने फंक्शन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी मेंटेन देयर और रेगुलेट और एडजस्ट देयर फंक्शन। तो उस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। तो अगर मुझे कोई पूछता है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन क्या है, सो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन इज नथिंग बट द एडजस्टमेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। क्या है ये एडजस्टमेंट
adjustment of the function of different organ to maintain homeostasis is called होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। सो क्या है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन फंक्शंस का जो एडजस्टमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन बोलते हैं। होम्योस्टैटिक रेगुलेशन की वजह से हमारा बॉडी क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन है, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन बेसिकली एक मैकेनिज्म की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गन अपना एडजस्टमेंट क्यों कर पाता है, बिकॉज उसके पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं। और उस तरीका या उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ही कोई भी सिस्टम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारी फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर होगी। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आ गए हम फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक पहले हम समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, एक साइकिल है। इट इज अ साइकिल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर और बॉडी फंक्शंस, या जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनके जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में क्या मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका एक साइकिल है फीडबैक। ठीक है, यानी कोई बढ़ा रहा है तो कम करेगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एटलीस्ट 3 चीज़ों का होना रिक्वायरमेंट है। एक तो आपका क्या चाहिए, एक स्टिमुलस को ग्रैब करने वाला ऑर्गन चाहिए। जो स्टिमुलस जो आपके बॉडी के अंदर जो जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर बदल रहा है तो बॉडी क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करेगा। तो एक स्टिमुलस को गेन करने वाला चाहिए। ठीक है, तो एक क्या होगा, आपका रिसेप्टर होगा, एक रिसेप्टर होगा। अब वो जो स्टिमुलस जो रिसेप्टर है, जो ये रिसेप्टर काम क्या करता है, ये स्टिमुलाई को गेन करता है। यानी बाहर का जो बॉडी के जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्टिमुलाई चेंज हो रहा है उस स्टिमुलाई को गेन करेगा। गेन करने के बाद उसको क्या भेज दिया जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में आपका क्या आता है, ब्रेन आता है। तो ब्रेन उसको चेक करता है कि हाँ ये क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक अफेक्टर ऑर्गन यानी जो उसके लिए काम करेगा उस इफेक्टर ऑर्गन को ये भेज देता है सिग्नल, ब्रेन। तो यानी 3 चीजों का एटलीस्ट होना रिक्वायरमेंट है। एक रिसेप्टर होना चाहिए, एक यहाँ पर कंट्रोल सेंटर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक इफेक्टर होना चाहिए। ये तीनों मिलके फीडबैक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फीडबैक 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होगा नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो जनरली हमारी बॉडी जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर अचानक से कुछ अगर चेंजेस हो जाते हैं, हमारे नॉर्मल फंक्शन से कोई भी चीज चेंज हो जाएगा तो ये इसको क्या कर देता है, नॉर्मल की तरफ कर देता है। जैसे मान लो कि अचानक से बीपी राइज हो गया, अब बीपी राइज हो गया तो ये क्या हमारे लिए एबनॉर्मल कंडीशन है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर देगा, उसको दोबारा नॉर्मल कर देगा। तो जी इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को सेफ रखने की कोशिश करता है। बट वही अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव क्या हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज करो अगर बीपी राइज हो रहा है, बीपी राइज हो गया, सपोज करो बीपी लो हो रहा है, तो वो ऐसे सेल्स को एक्टिवेट कर देगा जो और ज्यादा उसको बीपी को लो या राइज कर दे। तो वो पॉजिटिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म बोल सकते हैं। बट जो नेगेटिव होता है उसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के फंक्शंस को एक्टिव रखता है, उसको सेफ रखता है, हमारे बॉडी को सेफ बनाए रखता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डील करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक कंट्रोल सेंटर होगा, दैट इज ब्रेन। अब ये जो इससे पहले जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से पहले मैं आपको एक टर्म बताना भूल गया, सो लेट मी टेल यू हियर ओनली।
फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो फीडबैक मैकेनिज्म के लिए दो सिस्टम है हमारे पास। एक तो सिस्टम जो ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसको हम नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ब्रेन जिसमें आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म।